ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, जिसे आपका जीएसटी अभी स्टार्ट नहीं हुआ, राइट? तो सम बैकग्राउंड एंड सम बेसिक्स आर रिक्वायर्ड, जो आपको जीएसटी में भी शायद शुरुआत में लिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग द टैक्सेस? दोनों तरफ से जवाब देने होंगे आपको, आपको भी इसमें पार्टिसिपेट होना होगा। यस, सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट फॉर व्हाट? पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए उनको पैसे की जरूरत है गवर्नमेंट के लिए। कौन से पब्लिक एक्सपेंडिचर किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से? टेक्निकली मत बताओ, वर्ड टू वर्ड बताओ। ये सामने वाला जो रोड है वो किसने बनाया? हम अभी इसमें बाइफर्केशन नहीं करेंगे कि ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। अभी हम सिर्फ देखेंगे गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज दे रही है। सो वन इज द रोड, ठीक है। देन सब लोगों को कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा गवर्नमेंट हमें क्या क्या दे रही है। उसके बाद जैसे जैसे आर्मी मेरे घर पे तो नहीं आती कभी। हाँ, देश की सेवा कर रही है, बाउंड्री पे बचा के रख रही है, सो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन है। पुलिस वाले वो थोड़ा डायरेक्टली है, तो हमारी सेफ्टी करती है, जैसे हम यहाँ वहाँ भटक जाते तो पकड़ लेती है, और वो हमें सेफ भी करते हैं, जिसके बदले हम उनको पैसा भी देते हैं उधर के उधर ही, 500-200 रुपये, है ना, वही सेफ्टी का पैसा देते हैं। और एजुकेशन गवर्नमेंट ने कौन सा दिया? गवर्नमेंट ने मेरे बच्चे का तो 1.5 लाख रुपए फी भर रहा हूँ मैं, काहे का गवर्नमेंट का? लूट रहे हो। वो स्कूल गलत हो गया सर आपसे, वो प्राइवेट स्कूल में इसलिए लूट रहे। अगर वही मेरी बच्ची गवर्नमेंट स्कूल में होती तो फीस उसकी बहुत नॉमिनल या ना के बराबर। ये मेरा गलत डिसीजन है कि उसको गवर्नमेंट स्कूल में डालना चाहिए, बट यस, द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द एजुकेशन, आंसर इज यस, अप टू हायर लेवल ऑल्सो। और तो ये एजुकेशन सेक्टर हो गया। और हॉस्पिटल्स, सच में हॉस्पिटल्स है क्या? हाँ अच्छा, फुटपाथ पिंपरी चिंचवड़ में तो अभी फेमस है फुटपाथ, राइट? बड़े बड़े फुटपाथ, छोटे छोटे। तो दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट, बहुत सारा अमाउंट उसके ऊपर खर्च हुआ है। हमारे यहाँ पे जो प्राधिकरण में रोड बन रहा है तो उसके लिए तो कर्जा लिया गया, लोन हैज बीन टेकन, तो ठीक है, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। बट ये हमारे लिए रोड बना रहे हैं, फुटपाथ बना रहे हैं, तो ये रोड से रिलेटेड ही हो गया। हॉस्पिटल है कोई हमारे आजू बाजू में? थोड़ी आइडिया होनी चाहिए। गवर्नमेंट वाला? हाँ, आकुर्डी में कूटे हॉस्पिटल करके है, उस स्कूल के बाजू में कैम्ब्रिज स्कूल है ना, आई थिंक उसके बगल में एग्जैक्टली मेरे ऑफिस के पीछे, गणेश विजन के पीछे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। देन वाईसीएम, और यहाँ कुछ भी नहीं हुआ तो ससुन है। हाँ, तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारे पुणे सिटी का ससुन है। सो दैट इज द स्पोर्ट। और कुछ ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट की तरफ से? अच्छा, मेट्रो? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसको नहीं, अभी तो गवर्नमेंट का ही है ना, पुणे का। हाँ, दैट मेंटेनेंस इज डन बाय द प्राइवेट पर्सन, बट दैट इज रन बाय द गवर्नमेंट ओनली। तो वो फ्री का लेते, वो तो पैसे लेते हैं। बिल्ड करके इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फिर ये धनवंतरी हॉस्पिटल सामने स्टर्लिंग है, वो भी तो बिल्ड करके दिया है। ये अपना ओला वाला, रिक्शा वाला, इसके और मेट्रो के बीच में कैसे कंपैरिजन करोगे आप? इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द ट्रांसपोर्टेशन अगेंस्ट द मनी, रेट इज इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटी देता है या तो आपको फ्री में देगा या नॉमिनल कॉस्ट में देगा। जैसे मेट्रो में यहाँ से आई थिंक 25-30 रुपए में आप पुणे में पहुंच जाओगे। यही अगर अदानी चला रहा होता तो 200-150 पता नहीं कितने पैसे वसूल करता, राइट? सो दे आर प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स 5-10 रुपए वहाँ पे लेते हैं मेरे हिसाब से, तो वहाँ पे भी पैसे लिए जाते हैं। स्कूल में भी 100-200-500 रुपए फीस होगी। सो ऑल दीज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट अ नॉमिनल कॉस्ट। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। एंड वन ऑफ द सोर्स फॉर द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट इज द टैक्स। मैंने क्या बोला? ओनली सोर्स नहीं बोला। सो व्हाट कुड बी द अदर सोर्सेस ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट? ये शायद आपने इकोनॉमिक्स में वगैरह कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। गवर्नमेंट को और कहाँ से पैसा आता है? यस,
वो भी टैक्स ही हो गया। पेनल्टी आई कैन से द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस टैक्सेशन सिस्टम ओनली। देखो ये गवर्नमेंट जो सेक्टर चला रही है लाइक रेलवे मेट्रो, वहां से भी पैसा आता है। कैन वी से इट इज अ टैक्स? टैक्स नहीं है वो, उनको पैसा आता है। दूसरी चीज उनकी प्रॉपर्टीज भी है, वो रेंट पे होगी, वहां से रेंटल इनकम आता होगा। देन बहुत सारी जमीनें उन्होंने लीज पर दी है अदानी को, वहां से रॉयल्टी आती है माइनिंग से, सो दैट इज ऑल्सो द सोर्सेस। और ये बहुत सारे सोर्सेस अगर खत्म हो गए तो गवर्नमेंट लोन भी लेती है फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया, और वहां से जो लोन है दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द सोर्स। और ये सारे चीजों को मिलाकर हम कई बार बोलते हैं बजट। हर साल बजट आता है और बजट में प्रपोज किया जाता है कि कौन से सेक्टर में हमें कितना खर्चा करना है और इसका सोर्स क्या होगा। बट उसमें से मेजर सोर्स आपका क्या रहेगा? टैक्स। देयर आर मल्टीपल टैक्सेस ऑल्सो। आप लोगों ने अब तक कौन कौन सा टैक्सेस पे किए? जो आपको पता होंगे, ठीक है, पढ़ के या प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। वन इज द जीएसटी। पे किया है आप सब लोगों ने? कब? आपका नाम? हाँ हाँ, त्रिशा, आपने कभी जीएसटी पे किया है? आपने अभी हाँ बोला था 2 मिनट पहले। तो जीएसटी लिया था? क्या खरीदा था आपने लास्ट टाइम? नहीं नहीं, लास्ट टाइम क्या परचेस किया था? अरे कल कुछ तो पूरे दिन में 1 रुपया तो खर्चा किया होगा। किलस नहीं, परवा। चॉकलेट लिया था? ठीक है, मान लो नाम भूल गया मैं आपका। शिवान्या? शिवानी, अच्छा, शिवानी ने 50 रुपए का चॉकलेट लिया था किसी स्टोर में जाके, जहां पर बिल मिलना चाहिए, ये ध्यान से। तो 50 रुपए का जब बिल आया होगा बाहर, तो उसके ऊपर हम तो देखते नहीं वो बिल को, लेके डायरेक्ट डस्टबिन में सिर्फ चॉकलेट हाथ में रहेगा। तो उस बिल के ऊपर अगर आप देखोगे, टेंटेटिव विल फाइंड, लेट्स से 45 रुपीज, एक टेंटेटिव फिगर ले रहा हूँ, 45 रुपीज ये आपका चॉकलेट का होगा और 5 रुपए जीएसटी होगा उसमें। हर चीज में ऐसा होगा, तो 45 प्लस 5 रुपीज 50 इज द टोटल वैल्यू जो हमने पे किया होगा। मान लो इन केस इस दुनिया में जीएसटी नहीं होता, तो शिवानी को वो चॉकलेट कितने में मिल सकती थी? और जीएसटी की वजह से अच्छे दिन है उसके, आए ना, अच्छे ही दिन है ना मोदी जी के हिसाब से। 45 का चॉकलेट 50 रुपए में मिल रहा है, और कितने अच्छे दिन चाहिए आपको? तो यहाँ पे 5 रुपए जो पे हो रहा है दैट वी आर पेइंग एज अ, काफी लोगों को तो पता भी नहीं होता हमने कब जीएसटी पे किया, बट वैसे स्पेसिफिकली बताते नहीं, जब आप बिल ठीक से देखोगे तो पता चल जाएगा। जैसे कई बार होता है कि मेनू कार्ड जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो हम ऑर्डर करते हैं, एंड इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट तो दिमाग में काउंटिंग चालू रहता है, कितना हुआ, 200, 200 प्लस 300, 500, 550, जेब में कितना है? तेरे पास, मेरे पास, ठीक है, 700 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेट से आपका बिल हो गया 700 रुपये टोटल, हाँ बस, अभी बस रोटी बस कर, अब तो हो गया अपना बजट। तो 700 रुपये का आपने ऑर्डर कर दिया, फिर वो वेटर लेके आता है बिल वगैरह, वेदर इट इज एग्जैक्टली 700। तो क्या होता है उसमें? तो क्या करता है, पहले वो डिपेंड, अगर छोटा सा होटल होगा तो 700 रुपये प्लस जीएसटी। व्हाट इज द रेट? हाँ, 5%। जब आप मार्केट में जाते हो, ध्यान रखना, आपको हर जगह पे ध्यान देना है। इसका कितना हो गया? 5%। फाउंडेशन वाले, अच्छा है। मैथ्स आपका अच्छा होगा ना? अज्यूम कर लूँ? हाँ बोलो। ठीक है। 735 रुपीज यू टू पे। ये 35 रुपये किस चीज का बड़ा है आपका? क्या आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो, दादा प्लीज, मी गरीब है, मला जीएसटी नको। मैंने अब तक तो पढ़ा ही नहीं जीएसटी, अभी लेक्चर चालू होना बाकी है अभी जीएसटी का, आज ही इनकम टैक्स चालू हुआ है, जीएसटी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं 700 रुपये ही पे करता हूँ। दिस इज अलाउड? क्यों? हाँ बट मुझे कहाँ पता था, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं वो जीएसटी वाला कुछ, मैंने नॉर्मल फूड खाया है।
क्या आप ऐसा रिक्वेस्ट कर सकते हो? ओनर को बुलाएंगे, वो मैनेजर को बुलाना, ओनर को, मुझे जीएसटी पता ही नहीं है। कैन दिस कुड बी द आर्ग्यूमेंट? नहीं हो सकता ये आर्ग्यूमेंट। अनअवेयरनेस ऑफ द लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज, कहीं पर भी नहीं। तो हर कोई बोलेगा मुझे नहीं पता जीएसटी क्या होता है, मैंने तो पहली बार आज ही सुना है वर्ड। हाँ, कल से देता हूँ मैं, आज रहने दे। नहीं, कई बार वो मेन्यू कार्ड के नीचे भी स्टार करके वो लिखते हैं जीएसटी वुड बी एक्स्ट्रा। हाँ, या इंक्लूसिव भी हो सकता है, डिपेंड। इंक्लूसिव हुआ तो कोई तकलीफ है ही नहीं, बट जहाँ पे भी एक्सक्लूसिवली होगा तो वहाँ आपको आपको 5% देना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द जीएसटी दैट यू आर पेइंग रेगुलरली। हर इंसान ने पे किया होगा, आप सभी लोगों ने पे किया होगा। त्रिशा, पे किया होगा ना, कुछ ना कुछ खाया होगा, नहीं तो जो भी आप कपड़े, जो भी स्टेशनरी परचेस करते हो वो, ठीक है। अदर देन दिस एनी टैक्सेस हैव यू हर्ड? तो जीएसटी हो गया। एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, इसको अभी हम बहुत डिटेल में नहीं लेंगे, बहुत शॉर्ट में लूंगा। रीजन बिंग आप ये जीएसटी में डिटेल में देखोगे। और रोड टैक्स, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये टैक्सेस लगते कब है। देखो जीएसटी फुल फॉर्म आपको पता होगा, गुड्स, जब भी आप गुड्स या सर्विसेज खरीदते हो तो उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। ऑलमोस्ट हर जगह पे जीएसटी लगाया गया है। एक्साइज ड्यूटी, एक काम करो, नोटबुक है अभी आपका, जस्ट नोट डाउन कर लो, एक एक लाइन ही लिखनी है हमें। लिखो जीएसटी, जीएसटी फुल फॉर्म लिखना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। डैश करके हमें टैक्सेबल इवेंट लिखना है उसका। टैक्सेबल इवेंट का मतलब है कि क्या करने से ये टैक्स लगाया जाएगा, राइट। डैश करके लिखो, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई मतलब आप सिंपली सेल समझ सकते हो, जहां जहां पे गुड्स या सर्विसेज बेची जाते हैं वहां हर जगह पे जीएसटी लगाया जा सकता है। जैसे हमने रेस्टोरेंट देख लिया, ऑल योर स्टेशनरी आइटम्स, कपड़े की दुकान में, बर्तन की दुकान में, ये सारे गुड्स बेचे जा रहे हैं। सर्विसेज के दो तीन एग्जांपल्स दे दो। सर्विसेज लाइक से कोचिंग सर्विस, और कौन सी, हॉस्पिटल सर्विस, ठीक है, उसके ऊपर एग्जाम्पशन बट इट्स अ सर्विस। सलून पार्लर सर्विसेज, वो भी है। रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगाया जा सकता है। देन नेक्स्ट राइट डाउन एक्साइज ड्यूटी। दिस विल हेल्प यू इन द जीएसटी। सिर्फ हमें नाम लिखना है, डिटेल में तो सर समझा देंगे आपको। एक्साइज ड्यूटी डैश करके लिखो, मैन्युफैक्चर ऑब्लिक प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स। मैन्युफैक्चर ऑब्लिक प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स, कुछ बनाओगे, दैट इज मैन्युफैक्चर, तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगाया जा सकता है? एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद आपने कौन सा बोला? रोड टैक्स, ठीक है, डैश रोड टैक्स। जब आप गाड़ियां नहीं खरीदते हो, यूजुअली कमर्शियल व्हीकल पे हर साल लगाते हैं वो, बाकी के गाड़ियों पर वन टाइम होता है। तो आपकी गाड़ी आप 20 लाख की खरीद रहे हो, तो ये रास्ते पे चलाओगे आप हमेशा के लिए, तो शुरुआत में गवर्नमेंट इसके ऊपर एक स्पेसिफिक अमाउंट से टैक्स ले लेता है, दैट इज द नोन एज अ रोड टैक्स। ये आपके सिलेबस में कहीं पर भी नहीं है, सीए बनने के बाद भी या सीएमए बनने के बाद भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपने बताया तो रीजन बता दिया। देन एनी अदर? अच्छा, कस्टम ड्यूटी, हाँ, इसका टैक्सेबल इवेंट इंपोर्ट ऑब्लिक एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लिखना, बिकॉज इट इज नॉट अप्लीकेबल ऑन सर्विसेज।
Custom duty that you have to pay only if you are importing the goods from outside India into the India. कस्टम अथॉरिटी को ये टैक्स भरना पड़ता है। जैसे अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज भी आई उसके ऊपर। ठीक है, छोड़ दो। अननेसेसरी जाके सर ने बताया, मम्मी रिमोट दे इधर, सर ने बोला वेब सीरीज देखने के लिए। ठीक है, तो दैट इज रिलेटेड विद द कस्टम। बघितलं, नेटफ्लिक्स पर है वो। नाम मैं भूल गया, याद आता है तो बताता हूँ। तो स्पेसिफिक वेब सीरीज ऑन द बेस ऑफ कस्टम, दैट इज ऑन द बेस ऑफ बैगेज। तो यहाँ बैठे बैठे अगर हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है। या और एक चीज़ है, जब आप इंडिया के बाहर जाते हो फॉर ट्रैवलिंग टूरिज्म, तो वापस आते समय भी आपको रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि आप कितने गुड्स कैरी कर सकते हो। नेचर हम दुबई में गए, गोल्ड थोड़ा सस्ता है, एक 5-6 किलो उठा ले मम्मी, चल तेरे को पसंद है मुझे भी, 5 किलो गोल्ड यहाँ पर लेकर आ गए। अलाउड? अलाउड, अलाउड, पूरा 5 किलो आप लेके आ सकते हो, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ कस्टम। वहाँ पे बाहर निकलते समय ऐसे चैनल्स होते हैं, ग्रीन चैनल एंड रेड चैनल, तो आपको रेड चैनल से जाना है और डिक्लेयर करना है मैं 5 किलो बिस्किट्स लेके आया हूँ। बिस्किट, गोल्ड बिस्किट्स, हाँ, सोने के बिस्किट्स। नहीं, हमारी गोल्ड दिखा दोगे उसको, हमारी गोल्ड 5 किलो लेके आया हूँ। बेटा उस पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, बिस्किट दिखा दे। द ड्यूटी रेट इज 35% ऑलमोस्ट। कितना है? हाँ, तो 5 किलो लेकर आए हो तो 5 किलो का वैल्यू जो भी बनेगा, कितना बनेगा 5 किलो का? 5 करोड़। कैसे 1 किलो गोल्ड का भाव क्या है अभी? 1 किलो कसं आहे मॅडम, तुम्हाला माहिती असेल? बरं, 1 तोळा 1 लाख, मग 1 किलोला किती? 1 लाख रुपए वाला रेट पकड़ो, अभी मैडम ने बताया वो वाला। 1 लाख रुपए पर तोळा ना? 1 तोळा म्हणजे किती ग्राम? 10 ग्राम। कॉम्प्लिकेट कर दिया, फाउंडेशन, यस। 1 लाख रुपए का 10 ग्राम, 1 किलो के लिए कितना रुपया हो गया मैच? हाँ, तो 5 करोड़ का मम्मी वो उठा के लाई पूरे बिस्किट्स। 5 करोड़ के ऊपर आपको 35% से ड्यूटी पे करनी है। ठीक है, रफ फिगर में बोलता हूँ जस्ट। तो 5 करोड़ के ऊपर 35%, 1.5 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। हाँ, तो इतना ड्यूटी अगर आप वहां पे जमा कर दोगे तो आप वो गुड्स लेके आ सकते। वॉचेस, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। ऐसे गई 10-12 वॉचेस यहाँ पे पहनते हैं, 50-50 लाख के, एक एक 2-2 करोड़ वाले वॉच होते हैं, वो सब पहन के आगे पूरे हाथ में। दिस माई पर्सनल। पर्सनल वाला बंदा कितनी वॉच पहनता है? एक इंसान को कितनी वॉच पहननी चाहिए? लेफ्ट की तरफ एक, राइट की तरफ, ठीक है, मैक्सिमम दोनों हाथ के लिए एक एक, बाकी की नहीं है। तो इसे इंपोर्ट कहा जाएगा और ऑब्वियसली यू हैव टू पे द 35% ऑफ द ड्यूटी। तो ऐसे ही जब भी आप बाहर जाओगे सोच समझ के लेके आना। कई बार ऐसा होता है प्रोडक्ट की प्राइस कम और कस्टम ड्यूटी ज़्यादा हो जाएगी, अननेसेसरी वो यहाँ महंगा, अरे मैं यहाँ खरीदता था तो सस्ता पड़ता था। ठीक है, छुपा के लाओगे तो दंड दैट इज, कि कहीं पर यहाँ पे ऐसे छुपा के लेकर आगे पता ही नहीं चला उसको, दैट इज कॉल्ड एज स्मगलिंग। वो करके लाओगे तो आप कस्टम ड्यूटी बचा सकते हो, तो थोड़ा 10-20% आपका बच जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस टैक्सेस दैट वी आर पेइंग टू द गवर्नमेंट। यहाँ पे नाम भी है, जैसे थोड़े टैक्सेस में, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी एंड जीएसटी। अब ये जो भी हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, whether the payment of tax is a mandatory or optional, गवर्नमेंट को देना ये कंपलसरी है या ऐसे ऑप्शन है? क्या लगता है आपको? इसके ऊपर एक बार एमसीक्यू आ चुका है, मैंडेटरी और ऑप्शनल चार्ज है वो, बताओ। अभी तक तो मैंने नहीं बताया, बट आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? ऑप्शनल होना चाहिए ना? पेमेंट ऑफ टैक्स शैल बी द ऑप्शनल, पेमेंट ऑफ क्लास फीस शुड बी द ऑप्शनल। सर अचानक से अभी मैडम आए थे, कल आए तो याद करवाना, मैडम इस क्लास के लिए फीस ऑप्शनल रखो। ऑप्शनल का मतलब समझते हो? मन करेगा तो दिया, नहीं मन किया तो। मैडम बोलेगी कैसे मन कब करेगा इनका, ये काम करते, मैडम डब्बा यहीं रख देते, बड़ा सा, बड़ा रखेंगे, उसमें आप पैसे डालते जाओ।
एट द एंड ऑफ द क्लास कितने ऑनेस्ट बच्चे हमारे, सबका ही बोल दिया ऑप्शनल मतलब कोई नहीं देगा, खुद का भी बता दिया, बाकी लोगों का भी बता दिया कि उसमें पैसा नहीं आने वाला, बिकॉज इट इज अ ऑप्शन। तो जब भी कोई ऑप्शन होता है, तू दे रही है क्या, मैं सोच रही हूँ, मैं नहीं दे रही हूँ, ठीक है, मैंने भी सोचना बंद कर दिया, मैं भी नहीं दे रही। सो वेन एवर देर इज ऑप्शनल, तो यूजुअली हम हमारे फेवर वाली चीज़ें करेंगे, कोई भी उसमें पैसा नहीं डालने वाला। तो ये मैंडेटरी चार्ज है, ध्यान रखना, एमसीक्यू में फिर से दोबारा पूछा जा सकता है, इट इज़ अ मैंडेटरी चार्ज, नहीं तो आप इमोशनल हो जाओगे, मोदी जी अच्छे हैं तो शायद ऑप्शनल रखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। नाउ कम टू द पार्ट ऑफ टैक्स, दीज आर द टैक्सेस, यहाँ पर भी थोड़े बहुत टैक्सेस, इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्सेस हैं। अब अगर कंटेंट वाइज आते हैं तो मैं आपका डायरेक्ट टैक्स लेने वाला हूँ, मतलब इनकम टैक्स लेने वाला हूँ। इस डायरेक्ट टैक्स में पहले दो टैक्सेस हुआ करते थे, एक इनकम टैक्स, सीएमओ वालों के लिए ये दोनों पहले लॉ हुआ करते थे, सीएमए इंटर, थोड़ा मैं बीच में बताऊंगा आपको, थोड़ा वेरिएशन जहाँ होगा। तो जब ये वेल टैक्स हुआ करता था, जब जिंदा था, तब ये आपके सिलेबस में था, अब ये मरने के बाद तो नहीं रहेगा। सी वालों के पहले से नहीं था, इंटर लेवल पर, फाइनल लेवल पे ये सब कुछ है। आप तो ये दोनों टैक्स का थोड़ा मैं बता देता हूँ, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स में से पहले वेल्थ टैक्स बता देता हूँ, क्या होता है वेल्थ और क्या होता है इनकम टैक्स। और अगर मैं इस तरफ की बात करूँ, इनडायरेक्ट टैक्स, फ्रॉम योर सिलेबस एंगल, तो आपको सिलेबस में क्या क्या है, हाँ, ये वेरिएशन थोड़ा लिख लो। इफ यू आर सी एम ए इंटर, दोनों के लिए लिख लेना, सब लोग लिख लेना। तो आपके सिलेबस में है इनकम टैक्स फॉर 50 मार्क्स, 50 मार्क नहीं बोलूंगा मैं, 50% बोल देता हूँ, रीजन मैं बाद में बता दूंगा इसका। वेटेज इज 50%, जीएसटी एंड कस्टम 50%। डन। दूसरा है सीए इंटर वाले, इनके लिए इनकम टैक्स 50%, जीएसटी 50%। क्या फर्क है दोनों के लिए, हाँ, जो कस्टम वाली चीज है वो किसके लिए सिर्फ है, द रेस्ट ऑफ द सिलेबस इज ऑलमोस्ट 99.99% सी। सिलेबस किसका ज्यादा है, सीएमए वालों का ज्यादा है, रीजन बिंग कस्टम है उसके अंदर, अदरवाइज कंटेंट एवरीथिंग इज सेम, बहुत नॉमिनल एक आध दो प्रोविजन कम ज्यादा होगी, मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में बता दूंगा। जीएसटी भी सब कुछ सेम है, डेप्थ लेवल भी उतनी ही है, सीएमए वालों का डेप्थ लेवल कई बार और थोड़ा सा ज्यादा हो। सो मेरे हिसाब से सबका डेप्थ लेवल उतना ही है, उतने ही अंडरस्टैंडिंग से आपको पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ उनके लिए कस्टम ज्यादा है, मेरे हिसाब से इसको निकाल देना चाहिए, दिस शुड नॉट बी देयर इन द इंटर लेवल, इसको आपको फाइनल लेवल पे ही रखना चाहिए। तो फिर सीए वाले कस्टम नहीं पढ़ेंगे क्या, ये सब पढ़ेंगे जरूर, फाइनल लेवल पे आप पढ़ो। तो मेरे हिसाब से इंटर से निकाल दिया तो दोनों का तो ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगा। जो भी मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा इनकम टैक्स की इक्वलेंट, अभी जो थोड़े बहुत बच्चे मेरे पास पढ़ चुके हैं उनको आप पूछ सकते हो, जो बोल रहा हूँ मैं सच ही बोल रहा हूँ, टेबल पे हाथ रख के बता देता हूँ चाहे तो। गीता वगैरह को नहीं आएगा आपने, तो जो भी मैं बता रहा हूँ दैट इज 100% ट्रू है ये। सीए इंटर सीएमए इंटर का एटलीस्ट फॉर टैक्स सिलेबस इज द सेम, उतना ही डेप्थ लेवल है, उतनी ही प्रैक्टिस दोनों के लिए जरूरी है। सिर्फ कस्टम एक पार्ट छोटा सा है, 20-25 पेजेस का है, वो अलग से हो जाता है, बाकी आपको उतनी ही स्टडी करनी। ठीक है, तो वेटेज वाइज 50-50% है। पेपर को थोड़ा बाद में हम कहीं डिस्कशन कर लेंगे, सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, दोनों के लिए भी यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। कितने मार्क्स के, गुड और बैड, हैविंग एमसीक्यू, अच्छा या बुरा है,
हाँ, अच्छा ही बोलूँगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना पड़ता, या तो हाँ आएगा या तो ना आएगा, या तो 2 मार्क मिलेगा, 1 मार्क मिलेगा, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग है इसमें। फाउंडेशन में था आपको? हाँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सर ने बताया होगा ऑलरेडी, अगर 30 क्वेश्चन है उसमें से मुझे 10 ही आ रहे हैं, बाकी 20 के साथ क्या करना है? सॉल्व क्या करना है उसमें? आ ही नहीं रहा है तो क्या सॉल्व करोगे? गोल-गोल या जो भी रहेगा वो करके आना है, नहीं भी आ रहा होगा तो तुक्का लगा देना। ए, बी, सी। लास्ट वाला कुछ भी जो बच जाए वो कहीं न कहीं, तो हो सकता है 10 में से 2-3 मार्क्स आपके लकीली सही आ जाए। बाजू वाले का लक बहुत ज़्यादा होगा तो 10 में से 10 भी आ सकते हैं। नाउ दिस इज़ बेस्ड ऑन व्हाट? लक। आपका गुड लक अगर है, अच्छा है, तो आप पास, और बैड लक होगा तो? और मैं तो ए को करने जा रहा था, पता नहीं बी को कैसे हो गया। दिस इज़ योर बैड लक। बीच में कोई तो याद आ गया, उसका नाम बी से शुरू होता है, तो मैंने बी को सर्कल कर दिया, बॉयज़। तो ऐसा किसी का नाम याद नहीं आना चाहिए एग्ज़ाम में कम से कम, या क्लास में भी नहीं आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ये जो हमने टैक्सेस देखे इसको प्राइमा फेसिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिवाइड किया जाता है। इसमें से मैंने बताया डायरेक्ट टैक्स में 2 टैक्सेस आते हैं, एक आता है इनकम टैक्स और दूसरा था वेल्थ टैक्स। इस वाली चीज़ों पे हम बहुत डिटेल में अभी नहीं जाएँगे, पॉज़ हो गया अभी मेरा ये। मैंने सिर्फ़ आपको 2-3 नाम बता दिए, एक्साइज़ ड्यूटी, मैन्युफैक्चर पे है, वैट सेल पे है, कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, और अभी ये सब थोड़ा बहुत एबॉलिश होके जीएसटी आ चुका है। दिस इज़ ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़। अब हम थोड़ा डायरेक्ट टैक्स की तरफ आते हैं। डायरेक्ट टैक्स में जैसे मैंने बोला था इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स फ़र्क समझते हैं, फिर इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का फ़र्क देखेंगे। इनकम टैक्स के लिए टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? क्या लग रहा है आपको? कि क्या करने से इनकम टैक्स लगाया जाएगा? इनकम अर्न किया, कमाया तो ये इनकम टैक्स लगाया जा सकता है। आपने कभी कुछ इनकम कमाया है? एक नॉर्मल डेफिनेशन समझ लो कि क्या होता है इनकम, हमने कुछ तो प्रॉफिट कमाया या वगैरह ऐसा कुछ, अदर इनकम भी हो सकता है। काय? प्राइज़ मनी, अच्छा ये इनकम बोल सकते हैं हम इसको? हाँ, भी ठीक है। और किसी ने कुछ कमाया? त्रिशा, शिवानी, कभी पैसा कमाया ₹1 भी? पापा तो रोज़ चिल्लाते होंगे, ₹10 कमा के लेके आ, फिर खर्च करना, बराबर ना? मॅडम तुम्ही कमवले नाही? जॉब केलंय, तो जॉब करने से जो पगार आती है हर महीने या स्टाइपेंड मिलता है, वो इनकम बोल सकते हैं हम? दैट इज़ आल्सो द इनकम। तो ठीक है, पगार पूछ लो आपको? बहुत कम होगा, ठीक है। बताने जैसा नहीं होगा। ठीक है, एनीवे विल टेक जस्ट असम्पशन ₹5000 पर महीना। ठीक है, कम रहता है वो, बिकॉज़ दैट इज़ नॉट अ जॉब, दैट इज़ अ ट्रेनिंग। तो आप जिस सीए के पास काम कर रही थी, उसको आपको पैसा देना चाहिए था, क्योंकि वो आपको सिखा रहा था ना। हाँ, तो उल्टा वो आपको पैसा दे रहा है, मतलब वो आप पे मेहरबानी कर रहा है, ठीक है? तो उस वे से ले लेना कि मैं ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ, ट्रेनिंग में हमें पैसा देना पड़ता है ना, जैसे आप पढ़ने के लिए आते हो तो आप हमें पैसा देते हो। वैसे सीए के पास अगर आप सीखने के लिए जा रहे हो तो आपको पैसा सीए को देना चाहिए, उल्टा सीए आपको पैसा दे रहा है, तो उसका दिल देखो कितना बड़ा है। ₹5000 दे के रोज़ 10 घंटे काम करवाता है, बराबर ना? तो ₹5000 जो भी है एनुअली हो गया ₹60,000, दैट इज़ द इनकम। इसके ऊपर इनकम टैक्स आ सकता है? यस, बिकॉज़ इट इज़ अ इनकम, तो इसके ऊपर इनकम टैक्स आ सकता है। आगे देखेंगे क्यों नहीं आएगा। तो ये 60,000 मान लो यहाँ पर इनकम है, उसके ऊपर टैक्स आ भी सकता है या थोड़ा एग्ज़म्पशन में चला जाएगा। ये जो टैक्स लगाया जाता था, ये वेल्थ के ऊपर लगाया जाता था, कि किसी की अगर वेल्थ बहुत ज़्यादा है, भले ही इनकम ना भी हो, तो उस वेल्थ के ऊपर 1% टैक्स लगाया जाता था। कैसे हो सकता है किसी इंसान की वेल्थ है 50 करोड़, वेल्थ है 50 करोड़ बट इनकम नेग्लिजिबल है, 1000-2000 ही। कैसे हो सकता है ये? वेल्थ 50 करोड़ है, मतलब संपत्ति 50 करोड़ की है, कमाई 2-3 हज़ार रुपए। हाँ, 50 करोड़ का महल है उसका, पैलेस, पुरखों से आया है, राजा महाराजाओं की तरफ से। अभी वो बेटा, वो डैडी भी काम नहीं करते थे, दादा भी नहीं काम करते, तो सब धीरे-धीरे बाकी सब चला गया, घर रह गया है, और उसी घर में रहता है। 2-3 हज़ार रुपए की पेंशन आती है उसे, बस। पॉसिबल? व्हाट इज़ द वेल्थ? 50 करोड़?
पैलेस वर्थ रुपीज एंड व्हाट इज द इनकम 2-3,000 जीरो भी हो सकता है, हो सकता है। तो ऐसे केस में पहले इसके ऊपर 1% से वेल्थ टैक्स लगाया जाता था, बट ये एबॉलिश हो चुका है। हाँ, वहाँ पे आप लिख के रख देना एबॉलिश। क्रॉस क्यों किया है? सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं क्रॉस किया है। इट हैज बीन कम्प्लीटली एबॉलिश्ड, मतलब काफी अभी 5-6 साल या उससे ज्यादा हो गए, कम्प्लीटली एबॉलिश्ड। ये आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है टैक्स। ठीक है, तो अब बच गया कौन सा? सिर्फ इनकम टैक्स। नाउ लिटिल डिफरेंस डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में। अभी ये बेसिक लेवल पे बहुत डेप्थ में नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा फंडामेंटली लेते हैं, कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आता है। यहाँ पे इनकम टैक्स को रखते हैं। डिफरेंस डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्टली लेविड, इनडायरेक्ट टैक्स इज इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इज अ, दो डिफरेंस तो बन गए। चलो लॉजिकली कोई समझाएगा ये कैसे? आप किसी को, अगर आप किसी एक आम आदमी को समझाने जा रहे हो कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स क्यों है और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, एक आम आदमी को समझाना, जैसे मैं एक आम आदमी, एक्सप्लेन नहीं, ये पढ़ना नहीं, इससे कुछ समझ में नहीं आएगा। आम आदमी को समझना भी चाहिए। हाँ, तो एक घर में खाया और एक बाहर में खाया। और हाँ आप, हाँ ये भी एक हो सकता है कि डायरेक्टली हम मोदी जी के हाथ में दे रहे हैं इनकम टैक्स, डायरेक्टली वी आर कनेक्टिंग विद द गवर्नमेंट। मोदी जी मैंने 50 लाख रुपए कमाया, मेरा 5 लाख रुपए का टैक्स ये ले लो, डायरेक्टली वी आर पेइंग टू द गवर्नमेंट, डायरेक्ट मोदी जी के हाथ में नहीं बट थ्रू द रूट। और जीएसटी में, हाँ तो डायरेक्टली हम नहीं देते गवर्नमेंट के पास, हम जहाँ पर भी कुछ स्पेंड करते हैं अमाउंट, वहाँ पे हमें उस दुकानदार के हाथ में देना पड़ता है, फिर दुकानदार गवर्नमेंट के पास पहुँचाता है। बट फाइनली दुकानदार ने अपनी जेब से पे किया है क्या? हमने ही वो पे किया है। बोलेंगे आप किधर गवर्नमेंट के पास गए थे? हम नहीं गवर्नमेंट के पास गए थे, बट हमने इनडायरेक्टली ये हमारी जेब से गवर्नमेंट को पे कर दिया, सो वी कैन से इट्स इनडायरेक्ट टैक्स। रेस्टोरेंट में जाते तो कौन सा टैक्स हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। दुकानदार, रेस्टोरेंट वाला हमसे 5% जो टैक्स ले रहा है, दैट इज इन द नेम ऑफ जीएसटी, मतलब वो गवर्नमेंट के लिए पैसा ले रहा है, गवर्नमेंट के नाम से वो पैसा लेता है और गवर्नमेंट के पास वो जमा कर देता है, इसलिए हम बोलेंगे वी आर अ फाइनल कंज्यूमर, वी आर पेइंग टैक्सेस। बट जीएसटी हम गवर्नमेंट के हाथ में नहीं देते। प्रॉपर्टी टैक्स, आपके घर का टैक्स आप क्या करते हो? किसी के वाया देते हो या डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके? हाँ तो यहाँ पे सामने ही ऑफिस है वो औरत नहीं चिल्लाती है क्या वो बीच बीच में थोड़ा? टैक्स भरो करके आता है ना, हाँ। तो जब भी आवाज लगाएगी तो आपको जाना पड़ेगा और आपके घर का जो भी टैक्स है वो वहाँ पे जाके जमा करना पड़ेगा। दिस इज द माई हाउस टैक्स, 15-20 हजार रुपए, ये हमने डायरेक्टली गवर्नमेंट को दी थी, सो वी कैन से इट्स अ डायरेक्ट टैक्स विच इज पेड टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये मेन एक्टिविटी है डिफरेंस। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हो तो सर्विस चार्ज लगाते हैं 10% नियर अबाउट, तो वो कौन सा टैक्स हो गया? टैक्स है क्या पहले वो बता? व्हाट इज द 10% सरचार्ज या सर्विस चार्ज जो होता है 10%, व्हाट एग्जैक्टली इट इज? मैं आपको एक जस्ट एक बिल बता देता हूँ, जिससे फूड हम लोग 6,000 का बिल कर देते हैं। सर्विस चार्ज यूजुअली 10% होता है, तो कितना हो गया? 600। फिर जीएसटी
@5%, ये दोनों के ऊपर कई बार लगाया जाता है, ये कई बार 6000 है, दैट इज डिस्प्यूटेड इशू, बट मैं अभी 6000 के ऊपर ही लगा देता हूँ, फूड के ऊपर ही। कितना टोटल कम्स टू? ये तो जीएसटी है, इट गोज टू द गवर्नमेंट। ये वाला वेदर इट इज अ टैक्स, आंसर इज नो, ये है सर्विस चार्ज। वो एक तरह से टिप के फॉर्म में लिया जाता है और ये सारे वेटर्स वगैरह मैनेजर उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वी कांट से इट्स अ टैक्स, ये टैक्स है ही नहीं। वेदर दिस पेमेंट ऑफ 600 इज अ मैंडेटरी और ऑप्शनल। हाँ, वैसे कोर्ट का जजमेंट आ गया, होटल वाला ले लेता है, बट कोर्ट जजमेंट है कि 600 रुपये अगर आप चाहो तो ही मना कर सकते हो कि मुझे सर्विस अच्छी नहीं लगी तो मैं 600 रुपये नहीं दूंगा। डिस्प्यूट हो जाएगा, थोड़ा बहुत फाइटिंग वगैरह, वो बोलेगा नहीं वो देखो सर वहाँ पे लिखा हुआ है कंपलसरी, नहीं नहीं मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, पॉसिबल है। बट येस कोर्ट हैज डिसाइडेड दिस इज अ ऑप्शनल है, मतलब अगर आपको लगता है तो दे देना, वरना मना कर देना पहले से, मैं नहीं देने वाला 600 रुपये। वट अबाउट दिस 300? इट इज अ मैंडेटरी, ठीक है, ये आपको देना। नाउ दीज आर द सम टैक्सेस। मान लो इसके अलावा गवर्नमेंट को कोई अदर टैक्स लगाना है, नहीं अदर टैक्स, जो भी हमने अभी सुने हुए वैट है, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम सर्विस टैक्स, इतने टैक्सेस है। कैन वी चार्ज एनी अदर न्यू टैक्सेस? कोई भी नया टैक्स? जैसे मान लो कल जाके मोदी जी बोलेंगे आप सांसें ले रहे हो, उसके ऊपर हम टैक्स लगाने जा रहे हैं। जैसे भी एक स्टेटमेंट आया था, एक्चुअली मैं ऐसे कमेंट नहीं करूंगा, उनका एक आदमी बोल रहा था हम जो भारत में सांसें ले रहे हो मोदी जी की वजह से, दिस इज अ रियल स्टेटमेंट। उनके एक नेता का स्टेटमेंट है भाषण में, मोदी जी की वजह से हम सांसें ले रहे हैं, तो मान लेते हैं उनकी वजह से ले रहे हैं। तो मोदी जी ने अचानक से खड़े हो गए, रात को 8:30 बजे खड़े हो जाएंगे, भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे के बाद सांस नहीं ले सकते हो, काउंट होगा वो आपका, डॉक्टर काउंट कर ले, पॉसिबल? मोदी जी बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल चीज पे जाते हैं। अच्छा, शादी पर टैक्स लगा देंगे तो आज रात 12 बजे के बाद जितनी भी शादियां होगी हर शादी के ऊपर 50,000 का टैक्स लगाया जाए, पॉसिबल? 12 बजे से पहले कितनी शादियां हो जाएगी, सोच के देखो अभी। मोदी जी हमने रात को ही कर ली, 11 बजे वो हमने 7 फेरे ले लिए फटाफट घर में, बीच में चूल्हा रख दिया, 7 फेरे हो गए हमारे। वो तो टेक्निकली हम कल साइन करने जा रहे हैं, अदरवाइज शादी हमारी 12 बजे से पहले हो चुकी है, ठीक है, दैट इज अनदर पार्ट। बट 12 बजे के बाद जो शादियां होगी, क्या उसके ऊपर टैक्स ले सकती है गवर्नमेंट? बट टैक्स लगाने के लिए क्या होना चाहिए? कानून होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक वर्डिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आर्टिकल नंबर 265, ये लिख के रख देना, नोटबुक पे आ जाओ। आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वर्डिंग लिख देना उसके सामने। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ। सो इंटरप्रेट करो इस वर्डिंग्स को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, महिमा? ठीक है, आप ट्राई करो, लिख के दे दो फिर।
मोदी जी है ऑथोराइज्ड, लॉ होना चाहिए, कुछ ना कुछ कानून होना चाहिए। ऐसे ही आपने बोल दिया और टैक्स बन गया, ऐसे नहीं होगा। कोई भी टैक्स लेने के लिए, वो तो नोटबंदी थी इसलिए 8:30 बजे पॉसिबल हो गई कि उसमें कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा था। एक रिस्ट्रिक्शन लाया गया नोट्स के लिए। ये वाला क्या है, टैक्स से रिलेटेड कि गवर्नमेंट बोल रहा है कि हमें टैक्स लेना है। मोदी जैसे शाम को खड़े हो गए 8:30 बजे और बोले कि आज की रात 12 बजे के बाद जो भी शादियां होंगी उसके ऊपर हम 50,000 का टैक्स लगा। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, हमें वो क्रॉस चेक करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 265 है, ध्यान रखना, अभी जो थोड़ा मैं लिखवा के दे रहा हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखना ही है। 265 का वर्डिंग ऐसा है, नो टैक्स शैल बी लेविड। इंडिया में आप कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते जब तक आपके पास क्या ना हो, अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब लॉ होना चाहिए, तब तक आप कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते। जो आप इनकम टैक्स लगा रहे हो, क्या उसके लिए कोई कानून है? यस, अगर आपने सुना होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961, अभी एक नया वाला आ गया है, बट वो आपके एग्जाम के लिए तो फिलहाल अप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट ईयर से वो अप्लीकेबल हो जाएगा। कंपनीज एक्ट, जीएसटी का पता है? राइट। जीएसटी के जितने भी एक्ट है वो 2017 में बनाया गया, मतलब ये फ्रेश है ना। कितने साल का हो गया? नहीं, हमें नहीं, पहली बार ही जीएसटी 2017 में बनाया गया था। कितने साल का हो गया? 9 साल का बच्चा है अभी जीएसटी। और इनकम टैक्स 61 का है। सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन है वो, मतलब अभी बूढ़ा हो चुका है, तो ये काफी पुराना है। तो ये जीएसटी लाते समय भी ये इशू हुआ था, वेदर वी कैन लेवी द जीएसटी और नॉट। तो वैसे ही हमें शादी पे अगर टैक्स लगाना है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर दे रहा है या नहीं दे रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ एक ही बोल दिया, ठीक है आपको लगाना है लगा दीजिए, बट क्या उसके लिए कानून में कोई प्रोविजन है क्या? किसी कानून में ऐसा लिखा है कि शादी करने पर टैक्स लगाना है? नहीं। तो ठीक है, तो मोदी बोलेंगे ठीक है कानून नहीं है ना, तो कानून बना लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है? कल सुबह सुबह सब लोग आ जाओ, हम कानून बना लेंगे। हमारे इंडिया में क्या व्यवस्था है, ऐसे कानून बनाना होगा तो क्या करना पड़ता है? हाँ, पार्लियामेंट हाउस में सबको बैठाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई प्रपोजल करेगा, ठीक है, कि हम ये चाहते हैं, दैट इज अ प्रपोजल, प्रपोज टू मेक चेंज और प्रपोज टू इंट्रोड्यूस समथिंग। तो मोदी जी या निर्मला ताई जो भी होगी वो खड़ी रह के बोल देगी, आई प्रपोज टू लेवी द टैक्स ऑन द मैरिज। फॉर दिस पर्पज आई एम इंट्रोड्यूस द न्यू बिल, आई विल से बिल नॉट द एक्ट। और सबके डिस्कशन के लिए वो दिया जाएगा, आपको क्या व्यू है? जैसे आपको अगर मैं पूछ रहा हूँ कि शादी के ऊपर टैक्स मैं लगाना चाहता हूँ, तो एग्री? कहाँ क्या प्रॉब्लम है? सर दो दो तीन तीन शादियां हो रही है लोगों की, तो गवर्नमेंट को रिवेन्यू भी तो मिलेगा। दिक्कत क्या है आपको 50,000 रुपये देने में? तो थोड़े बहुत लोग हैं जिनकी बेटियों की सारी शादियां हो चुकी है, जो बूढ़े, हाँ लगा दो सर, मेरी बेटी की हो गई। और जिनकी नहीं हुई है बोलेंगे नहीं नहीं थोड़ा रुको ना अभी, उसके बाद लगा देना। तो देयर कुड बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो थोड़ा हो जाएगा, मान लो वो लॉ बन भी जाएगा, लेकिन ये लॉ बनाना भी अलाउड है या नहीं है, उसके लिए आते हैं सेकेंड पेज पर। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ये भी चीज आपको जीएसटी एंगल या इस एंगल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। अब सवाल ये आता है कि जो टैक्सेस है ये हमारे यहाँ पे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑन द बेस ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। ये आपने शायद पहले सुन लिया होगा, इंडिया इज हैविंग अ फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब दो गवर्नमेंटल अथॉरिटी, कौन सी? सेंट्रल एंड स्टेट। ये दोनों लोगों का टैक्स का रिवेन्यू भी अलग अलग है, दोनों को पैसा भी अलग अलग मिलता है। एक छोटा भाई या बड़ा भाई आप ऐसे बोल सकते हो, बड़े भाई मतलब मोदी जी सेंट्रल वाले, छोटे भाई मतलब आपके स्टेट के जो भी सीएम वगैरह होंगे। कौन है हमारे सीएम अभी? आज कौन है? देवेंद्र फडणवीस है ना। कुछ भरोसा नहीं है, मतलब रात को कोई अलग होगा और सुबह सुबह कोई अलग हो सकता है। तो स्टेट का रिवेन्यू अलग होता है, सेंट्रल का रिवेन्यू अलग होता है। तो मान लो अगर सोच भी लिया किसी ने कि शादी के ऊपर टैक्स लगाना है, तो कौन सी गवर्नमेंट लगाएगी? स्टेट लगाएगी या सेंट्रल? क्यों? देवा भाई भी तो बोल सकते हैं, एक काम करते हैं, महाराष्ट्र में जितनी भी शादियां होगी उसका रेवेन्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास आना। और मोदी जी बोले पूरे भारत में जितनी शादियां होगी उसका टैक्स हमारे पास आना चाहिए। मैं शादी के ऊपर के टैक्स की बात कर रहा हूँ।
क्यों ऐसा ऐसा कहाँ लिखा है? मान लो से मोदी जी के पास एक बार पैसा गया ना, वापस कुछ नहीं आता, ओनली इनकमिंग है, नहीं बांटा तो क्या करेंगे? बड़े भाई बोलेंगे एक काम कर, मैं पैसा लेता हूँ, तेरे को जब चाहिए होगा तब दे दूंगा। वो भीख मांग मांग के थक गया, पर उसको 1 रुपया नहीं दे रही, नहीं बाद में, अभी पैसा नहीं, जा। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो पहला सवाल ये आता है कि कौन सी चीजों पर कौन टैक्स लगाएगा। देन इफ यू थिंक द एग्जिस्टिंग टैक्सेस, जैसे इनकम टैक्स है, एनी हैविंग आइडिया कि इनकम टैक्स का पैसा किसके पास जाता है? इट गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लॉ भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, पैसा भी सेंट्रल। जीएसटी का सेंट्रल के पास भी जाता है और स्टेट के पास भी जाता है। ये भी किसने डिसाइड किया होगा? कहीं ना कहीं कानून में, लॉ में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, इसलिए दोनों को डिवाइड हो रहा है, वरना नहीं लिखा होता तो डिस्प्यूट हो जाता। अब ये सारी चीजें कहाँ लिखी गई है? दैट यू विल फाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 246। इसमें थोड़ा ऐसे फॉर्म में लिखता हूँ, यहाँ पे अगर आपके पास नोटबुक में थोड़ा लिख लो। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 246 शेड्यूल 7, ठीक है। इसके अंदर 3 लिस्ट बनाई गई है, तीनों लिख देना, भले यहाँ पे नोट्स में एक ही है। लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें रिपीट हो जाएगी आपकी जीएसटी में, बट इट्स इम्पोर्टेंट। मैं बहुत शॉर्ट में ले रहा हूँ, वैसे भी बहुत डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, जीएसटी में और ज्यादा थोड़ा डिटेल में हो जाएगा आपका। नाउ लिस्ट 1 इज नोन एज, ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है, यूनियन लिस्ट। लिस्ट 1 इज नोन एज यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 1 में जो भी मैटर दिया गया है, उस मैटर से रिलेटेड जो भी लॉ बनाएगा, वो कौन बनाएगा? यू कैन से पार्लियामेंट, और इसको सिंपल भाषा में हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हैं। ये लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर, एंड लिस्ट 3 में कौन बनाता है? इसमें दोनों। ये आपका पहले फाउंडेशन में हुआ होगा। आपको याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं पढ़ाया गया होगा, हुआ भी होगा। हाँ, तो ये वाली चीजें थी आपको, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा पढ़ के आए हो, अभी याद आ रहा है, मतलब फाउंडेशन का तो याद नहीं आ रहा होगा वो, ठीक। तो लिस्ट 3 इज अ कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बनाते, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट? पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स है सब मिलकर वो लॉ बनाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एक सिंगल अथॉरिटी होगी, लाइक से मोदी जी। मैंने क्या बोला है? शेड्यूल 7 में, लिस्ट 1 में जो भी मैटर दिया गया होगा, उससे रिलेटेड लॉ बनाना या चेंज करना किसके हाथ में है? ये मोदी जी के अकेले के हाथ में नहीं। सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं सेंट्रल के पास पावर है। जैसे कोई भी चेंज करना है, जैसे यहाँ पर आता है हमारा इनकम टैक्स, या अभी जो नया एक्ट बनाया गया है, आइडिया है ना आपको? इनकम टैक्स एक्ट 2025।
काफ़ी सालों के बाद, मतलब 61 से लेकर अभी वो सीनियर सिटीजन हो गए तो उनको ख़त्म कर दिया। अभी नया वाला जो है 2025 का एक नया एक्ट आ चुका है, बट अभी आपके अटेम्प्ट के लिए अप्लीकेबल नहीं। सीए वालों के 2-3 अटेम्प्ट ऐसे ही चले जाएंगे पुराने वाले लॉ में, सीएमए वालों के 2 अटेम्प्ट अभी भी पुराना वाला लॉ ही अप्लीकेबल है। तो ये एक्ट बनाना या चेंज करना, ये किसके हाथ में पावर है? द टेक्निकल वर्ड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कभी आपने न्यूज चैनल में देखा होगा, पूरी पार्लियामेंट बैठी होती, निर्मला तो ऐसे खड़ी हो जाएगी, हाथ में पेपर्स होंगे या अभी टैब रखती हो। हाँ, एडवांस हो गई अभी। तो शी मेक्स प्रपोज टू चेंज, आई प्रपोज टू मेक अ चेंज इन द स्लैब रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल। पहले 7 लाख था, अभी वो 12 लाख वगैरह हो गया है। वो प्रपोजल करती हैं, प्रपोज टू मेक अ चेंज, और बाकी पार्लियामेंट के मेंबर उसमें हाँ या ना बोलेंगे, वो बेंच बजाते हैं, राइट? इट मीन्स व्हाट, हाँ या ना? यस, अग्री। तो 7 से 12 लाख रुपए करने में तो मेजोरिटी सब लोग ऐसे बजा रहे हैं, मतलब बाद में साइन भी करना पड़ता है, मतलब वो अग्री हो गया। एक आध दो लोग नहीं भी बजाएंगे, बट हमें क्या देखना है, मेजोरिटी पीपल इज सेइंग द यस। बेंच उठा के मार रहे हैं, मतलब नॉट एग्री। तो ऐसा कोई है तो देखेंगे मेजोरिटी लोग ऐसे कितने हैं कि नहीं, वो बेंच पूरा उठा रहा है, बाजू हटा भी मैं मार रहा हूँ। इट मीन्स दिस पीपल्स आर नॉट एग्री, बट इतने ज्यादा नहीं होंगे। आपको पता है सेंटर में बीजेपी की सरकार, मोदी जी ने बोला जो भी निर्मला ताई हाँ जो भी बोलेगी तेरे को समझ में आए या, क्योंकि आधे तो अनपढ़ लोग हैं, इंग्लिश तो कुछ जाएगा नहीं उनके दिमाग में, तो सिर्फ ये बजाना बस। इनको इंस्ट्रक्शन देके रखा है, तो मेजोरिटी पीपल विल एक्सेप्ट दिस, अकॉर्डिंगली वी कैन मेक अ चेंज और इंट्रोड्यूस द न्यू लॉ इन द पार्लियामेंट। ये पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, बाकी मेंबर को पूछने की जरूरत नहीं। अकेले अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी या निर्मला ताई डिसीजन ले पा रही है, तो डिसीजन कौन ले रहा है ऐसा समझा जाएगा। थोड़े बहुत पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते होते हैं नोटिफाई वगैरह करने की, जैसे अभी एक्ट आ गया, इसको लागू कब से करना है, तो लॉ में लिखा रहता है दिस विल बी अप्लीकेबल फ्रॉम द डेट एज मे बी नोटिफाइड। ऐसा वर्ड सुना है कहीं आपने लॉ में, एज मे बी नोटिफाइड, एज मे बी नोटिफाइड? इसका मतलब क्या है, दिस अमेंडमेंट विल बी अप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। एक नोटिफाई करने के लिए नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा, उसके लिए पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है। हु विल नोटिफाई दिस? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। जब भी मोदी जी का मन करेगा, निर्मला जी काम कर, वो नोटिफिकेशन निकाल दे, एक काम कर 1 फरवरी से लागू कर। ये डिसीजन किसने लिया? सेंट्रल गवर्नमेंट। लॉ बदलना होगा तो वैसे ही वो दोनों मिलकर बदल सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पार्लियामेंट। ठीक है, सो इट इन द शॉर्ट। तो हमारा इनकम टैक्स जो है वो इस लिस्ट में है, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाला भी लिस्ट दिखा दूंगा। व्हाट इज स्टेट लिस्ट? यहाँ पे जो भी कानून होंगे, जो भी लिस्ट लिखी है इससे रिलेटेड लॉ, ये सारे लॉ कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। शॉर्टकट में हम उसको क्या बोलेंगे, कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। इसके मेंबर्स कौन होते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको? इसके मेंबर और इसके मेंबर्स, इसको MLA और इसको MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आमदार। ये आमदार आले आणि दूसरा कौन? हाँ, एटलीस्ट आपको पूरे इंडिया के आमदार खासदार याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जिस एरिया में रहते हो एटलीस्ट वहाँ का कौन है, जस्ट जनरल नॉलेज। ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा कि आपके एरिया का MLA कौन है, जस्ट जनरल नॉलेज। तो एक दो लोगों को तो आपको नाम पता होने चाहिए जहाँ आप रहते हो। तो ये सारे मेंबर जितने भी आमदार हैं हमारे यहाँ पे, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे, कुछ नया इंट्रोडक्शन करना होगा तो उससे रिलेटेड लॉ यही बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे खासदार। नाउ लिस्ट 3 इज अ कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ पर दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे, बोथ। ठीक है। आप लोगों में से कितने लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन देखा हुआ है या पढ़ा है? दूर से ऐसे वो कहीं ना कहीं फोटोज पकते हुए। ये कई बार होता है कि आप वकील के पास वगैरह कहीं गए होंगे तो वहाँ पे लगते हैं, या सीए भी थोड़े बहुत लगते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
छोटा सा ही 404 पेजेस का है। ये पीडीएफ के फॉर्म में, बुक चाहिए होगी तो आपको मिल जाएगी। ये आपके एग्जाम के लिए तो अप्लीकेबल नहीं है, बट एज यू आर अ लॉ स्टूडेंट, अब देखा जाए तो लॉ के स्टूडेंट तो ध्यान रखना, यू हैव टू इंटरप्रेट द वेरियस लॉ, जीएसटी लॉ, इनकम टैक्स लॉ, और बाकी भी लॉ है क्या, कंपनीज लॉज, लेबर लॉज है, इंडस्ट्री लॉ है, ये सारे लॉ आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो इसका पूरा बेसिस है यहाँ पर। हम कहाँ गए थे जरा ढूंढो, हमें इनकम टैक्स को ढूंढना ही पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, सच में ऐसा लिखा है क्या? आर्टिकल नंबर, ये लेफ्ट साइड में आर्टिकल्स है आपके, बड़े हमारे काम की चीज ढूंढते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट, ये लॉ की वर्डिंग है, समझ में आता है ना, इसको बेयर टेक्स्ट कहा जाता है, सर ने वगैरह बताया होगा, ये थोड़ा टेक्निकल रहता है, नॉट इजी फॉर डाइजेस्ट, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज रहती है। Notwithstanding anything in clause 2 and 3, Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in the list or one of the इसका मतलब क्या है, that is known as a union list, notwithstanding anything, हाँ मतलब 2 और 3 को छोड़ के बाकी जो भी लिस्ट 1 में जो कुछ भी लिखा है उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी, एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिव पावर का मतलब समझते हो, सिर्फ उनके पास है, तो लिस्ट 1 का पावर सिर्फ किसके पास है, उसके बाद नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज 3 पार्लियामेंट and subject to clause 1 the legislative of state also have the power to make the laws in respect of the list 3, लिस्ट 3 को क्या कहा जाएगा, यहाँ पे कौन कौन लॉ बना रहा है, दोनों मिलकर, एंड ये वाला लेजिस्लेटिव ऑफ एनी स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर, इनके पास कैसी है, फॉर अ मैटर एन्यूमरेटेड इन द, इसके बाद हम जाते हैं, ये इसके नीचे अगर सर ने नहीं दिखाया तो 246A यू विल फाइंड, ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड है। ये रही शेड्यूल 7 लिस्ट 1, लिस्ट 1 में पहला जो है डिफेंस ऑफ इंडिया एंड एवरी पार्ट देयर ऑफ, मतलब डिफेंस से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा, क्यों, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, तो 7 शेड्यूल के लिस्ट 1 में ये मैटर दिया गया है, इसका मतलब इस मैटर से रिलेटेड एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, एक्सक्लूसिव पावर, स्टेट इसमें इंटरफियर, अचानक से स्टेट खड़ा हो जाए, नहीं हम भी सेंट्रल वाले डिफेंस वाले हम कानून बनाएंगे, कौन कहाँ खड़ा रहेगा, कौन कितनी गोलियां चलाएगा, नहीं, दिस पावर टोटली लाइज विद द सेंट्रल, ये मिलिट्री वगैरह है, हमारे ये काम का नहीं है ज़्यादा, आर्म्स एम्यूनेशन आपको पता होगा, ये जो भी मैन्युफैक्चर करने का पूरा पावर है वो किसके पास है, देवा भाई नहीं बोलेंगे काम करते अपना गोडाउन चालू करते हैं यहाँ पर, कभी मोदी जी से झगड़ा हो गया तो अपना पास भी स्टॉक होना चाहिए, नॉट पॉसिबल, ये पूरा बनाने की जिम्मेदारी सेंट्रल के पास है, हमारे हैं नियर बाई एरिया में ये आर्म्स एम्यूनेशन बनाए जाते हैं, बनाने का भी पार्ट है, ये देहू रोड में है, पार्शियली अभी थोड़ा कम हो गया प्रोडक्शन, स्टोरेज भी है वहाँ पे, बनाया भी जाता है और टेस्टिंग भी होता है देहू रोड में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। हम भी ढूंढते हैं हमारा इनकम टैक्स कहाँ लिखा हुआ है,
कितना है? नहीं 82 नहीं है, एक मिनट, दोनों मिलकर 46 प्लस 80, ठीक, दोनों का रेफरेंस दे देता हूँ। चलो, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखो नोट्स में अगर आप देखोगे यहाँ पर आर्टिकल 246 शेड्यूल नंबर 7 लिस्ट 1, हमें क्या ढूंढना है? इनकम टैक्स, एंट्री नंबर 82 प्लस 46 आएगी आगे, टैक्सेस ऑन, तो ये रहा वर्डिंग, क्या लिखा हुआ है? टैक्सेस ऑन इनकम, ये मैंने कहाँ से ढूंढ के दिया आपको? एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में मैं लेकर गया हूँ, किसी के पास बुक होगी तो उसमें भी मिल जाएगा या पीडीएफ में आपको सर्च हो जाएगा, बाकी हमारे काम का फिलहाल नहीं है, वापस आ जाए। सो क्या वर्डिंग है? देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है, एंट्री नंबर 82 में, टैक्सेस ऑन इनकम, तो इनकम बहुत तरह के होंगे, आप बहुत अलग अलग सोर्सेस से इनकम कमा सकते हो, लेकिन जो एग्रीकल्चर इनकम है इसमें अदर देन लिखा है, इसका मतलब क्या है? हाँ, पार्लियामेंट कैन नॉट लेवी द इनकम टैक्स ऑन विच इनकम, पावर ही नहीं है उनके पास, लगाना भी चाहे तो नहीं लगा सकते। तो एक 4-5 साल पहले राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट आया था, सेंट्रल में जब इलेक्शन हो रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि जब हमारे केंद्र में सरकार आएगी तो हम फार्मर का टैक्स एग्जम्प्ट कर देंगे, फार्मर लोगों का जो इनकम टैक्स नॉमिनल लगाया जाता है थोड़ा बहुत, 1-2-5 रुपए ऐसे टैक्स से, वो हम एग्जम्प्ट कर देंगे। हाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, देखो चेक करो, वो बोल रहे हैं हमारी सेंट्रल में सरकार आएगी तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर का टैक्स हम माफ कर देंगे, बट ये स्टेटमेंट फिजिबल है क्या? क्यों फिजिबल नहीं है? क्योंकि वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री इनकम के ऊपर लगा ही नहीं सकती, तो उसको एग्जाम कैसे करेगी? तो जो चीज आप नहीं लगा सकते उसको हम एग्जाम नहीं कर सकते। तो मान के चलो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता? तो लगाया जा सकता है, इसके लिए हम आते हैं लिस्ट 2 पे, ये लिस्ट 2 है, कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए वापस, हाँ, तो टैक्सेस ऑन कौन सा है एंट्री 46, तो यहाँ पे आप आ जाओ, फॉर द रेफरेंस पर्पस राइट डाउन, हाँ लिखो कहीं पर भी, यस नोट्स पे लिखा तो भी चलेगा, लिस्ट 1 थी, यहाँ से एक लिस्ट 2 बनेगी आपकी, राइट, शेड्यूल 7 के अंदर लिस्ट 2, एंट्री नंबर कितनी थी वो? 46 डैश टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। सो टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, इसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, बट ये मैटर दिया गया है लिस्ट 2 में, लिस्ट 2 मतलब ये किसके पास पावर है? मतलब फिलहाल तो टैक्सेस नहीं लगाया गया, बट चाहे तो क्या स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकती है? आंसर इज यस। क्या कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? आंसर इज यस, बट फिलहाल नहीं लगाया जा रहा। क्या लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पैसा कमाते हैं? यस, करोड़ रुपए कमाते हैं, तो उसके ऊपर तो फिलहाल एग्जाम्पशन है, बट क्या टैक्स लगाया जा सकता है? यस। कौन लगाएगा? सेंट्रल लगा सकता है? नहीं। सेंट्रल क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि स्पेसिफिक एंट्री नंबर 82 में क्या लिखा हुआ है? अदर देन एग्रीकल्चर। और अगर हम इसको ढूंढने गए तो हमें ये मिल गया, एंट्री नंबर 46 ऑफ लिस्ट 2, टैक्सेस ऑन, ये 46 में लिखा हुआ है, इसलिए इसके ऊपर हम टैक्स लगा सकते हैं, फिलहाल गवर्नमेंट नहीं लगाया। कोई लॉजिक बता सकता है कि क्यों नहीं लगाया होगा? मतलब ट्रेडिशनल वे से देखा जाए तो काफी सालों से नहीं लगाया गया, अभी अगर देवा भाई सोच रहे चलो एक काम करते हैं, एग्री इनकम के ऊपर टैक्स लगा देते हैं, क्या होगा? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या हो जाएगी?
हाँ, सेक्टर कम हो जाएगा, chaos हो जाएगा, काफ़ी लोग अपोज़ करेंगे। एक तो मेहनत से इतना कमाते, 2 साल लॉस होता है, तीसरे साल में प्रॉफ़िट आ गया तो आपने टैक्स लगा दिया। दूसरी, वोट में कोई इम्पैक्ट होगा? मेजॉरिटी पीपल्स आर फार्मर्स या फार्मर बैकग्राउंड से हम जैसे लोग भी सोचेंगे फार्मर के ऊपर टैक्स लगा दिया, गलत है। कितना लूट रहे हैं देखो। मैं वोट नहीं करूँगा या करूँगा तो नोटा को दबाऊँगा या जिसने वो डिसीज़न लिया है उसके अपोज़ वाले को। अपोज़ वाला क्या बोलेगा, मैं जैसे ही आ जाऊँगा मैं इसको एक कैंसल कर दूँगा। तो फिलहाल ये राजनीति का ही एक हिस्सा है कि इसकी वजह से फिलहाल एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया। लॉजिकली क्या लगता है, मेरे को भी यही लगता है कि इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? कल जाके अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर बन गई, वो निर्मला ताई चली गई, मतलब रिटायर हो गई, उसको नहीं कहीं भेजना है, मैं रिटायर हो गया और आप फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, तो मैं जस्ट आपको ओपिनियन पूछ रहा हूँ, क्या लगता है आपको एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए नहीं लगाना? सोच के बताओ। लगाना चाहिए बट एक स्पेसिफिक बेल्ट बना के कि इससे बिलो जो भी है वो एग्जेम्प्टेड, ऊपर जो भी है हाँ, वो मेरे हिसाब से एप्लीकेबल भी है। एक लिमिट होनी चाहिए। हाँ, राइट। जैसे हमारे पवार साहब का एग्रीकल्चर इनकम 20, 50, 100 करोड़ होता है। हाँ, उससे लगना 100 चाहिए। करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं। सच पता नहीं, वो सच में वहीं से 100 करोड़ वो ज़मीन में से ही बाहर आ रहे हैं, किसी और जगह से ऊपर से बाहर आ रहे हैं। वो बोलते हैं मेरा फार्मिंग का इनकम है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कहीं न कहीं फार्मर का 5 करोड़ रखो, थोड़ा लिमिट ज़्यादा रखो, कोई बात नहीं, 10 करोड़ वगैरह रखो। जो भी इंसान बोल रहा है मेरा फार्मिंग से 10 करोड़ से ज़्यादा इनकम आ रहा है, उस पे टैक्स लगाया तो कुछ इतना दिक्कत नहीं आने वाला। उसमें 10 करोड़ से नीचे ही मेजॉरिटी लोग आ जाएँ, ठीक है? सो दैट इज़ अवर ओपिनियन, बट फिलहाल आज की डेट में रूल क्या है? कितना भी कमाओ, 1000 करोड़ भी आपने एग्रीकल्चर इनकम कमा लिया, तो भी क्या है वो एग्ज़म्प्ट। और एक तीसरी लिस्ट, देन विल कंक्लूड। ये लिस्ट 1 हो गया, 2 आ गया, तीसरी लिस्ट जिसको क्या कहा जाता है? कॉन्करेंट लिस्ट वेयर बोथ गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे। यूजुअली यहाँ पे नॉन रिवेन्यू आइटम्स है, इसमें भी टैक्स है, पैसा मिलता है, यहाँ पर भी पैसा मिलता है, जीएसटी वगैरह है, वैट है। यहाँ पे नॉन रिवेन्यू आइटम्स है, तो सिर्फ 2-3 चीजें लिख दो लिस्ट 3 के नीचे। कौन से लॉ बनाए जाएंगे वहाँ पे? एजुकेशन, लिस्ट 3 से रिलेटेड एजुकेशन, लॉ रिलेटेड टू एजुकेशन, ऐसा है मतलब। देन मैरिज, डिवोर्स, मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, फिर बच्चे आ गए ना, हाँ, एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, बच्चे कैसे होने चाहिए उसका लॉ नहीं है, एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड ओनली। So these are some examples where both government will make the law. Usually state government law बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अप्रूव करती है। तो इसमें देखो ऐसा कोई टैक्स वाला पार्ट नहीं, ये नॉर्मल कानून है कि एजुकेशन का सिस्टम कैसे होना चाहिए। मैरिज, व्हेन इट इज स्टेटेड एज मैरिज इज डन, यूजुअली सर्टिफिकेट वगैरह जो भी प्रोसीजरल पार्ट होगा ये सब उस लिस्ट में दिया जाता है। यहाँ पे पैसा कुछ नहीं मिलता, तो दोनों के बीच में झगड़ा होगा क्या? जहाँ पैसा मिलने वाला है वहां पे चांसेस है, और वो सारे लिस्ट 1 और 2 में ही मेजोरिटी दिए गए, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है?